27 जून 1981 का दिन, जगह ईरान की राजधानी तेहरान की मशहूर अबू ज़र मस्जिद। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हुए थे एक जोशीले और उभरते हुए लीडर को सुनने के लिए। उसकी आवाज़ उस दौर के ईरान में एक नई सोच और इनकलाब की उम्मीद बन चुकी थी। जैसे ही ये लीडर मंच पर पहुंचा और भाषण शुरू करने ही वाला था, एक शख्स पत्रकार के भेष में मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने सामने रखी टेबल पर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर रख दिया। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि यह कोई आम रिपोर्टर है जो भाषण रिकॉर्ड करने आया है, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस टेप रिकॉर्डर में एक बम फिट था। वो आदमी दरअसल एक खूनी मंसूबा लेकर आया था, एक ऐसा हमला जो 1979 में आई इस्लामिक क्रांति की बुनियाद हिला सकता था। जैसे ही भाषण शुरू हुआ, टेप रिकॉर्डर से अजीब सी आवाज आने लगी और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो नेता जो टेबल के बिल्कुल सामने बैठा था, बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसका दायां हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब वो इस हाथ से कोई काम नहीं कर सकेगा। ये हमला नाकाम रहा। कातिल अपने इरादों में असफल रहा, लेकिन उस हादसे ने उस नेता की जिंदगी और सियासी सफर को एक नया मोड़ दे दिया। वो कोई और नहीं बल्कि आज के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई थे। वो सैयद अली खामेनेई जो आज पश्चिमी दुनिया और ईरान के बीच एक दीवार बन चुके हैं। यही वजह है कि अगर इजराइल के लिए ईरान से भी बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो है आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई। उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिशें इजराइल लगातार करता आ रहा है। ये किस्सा है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई का, एक ऐसे इंसान का जिसकी सोच ने ईरान की तकदीर बदल दी और उनकी मौजूदगी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक चुनौती बनी हुई है। 17 जुलाई 1939 ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक और सादगी पसंद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद अली हुसैनी खामेनेई। उनका ताल्लुक शिया समुदाय से था। उनके वालिद हाज सैयद जवाद हुसैन खामेनेई इलाके के एक सम्मानित इस्लामिक स्कॉलर थे, जिनकी जिंदगी मस्जिदों और मदरसों में तालीम देने से गुजरी थी। घर में 8 बच्चे थे और अली खामेनेई उनमें से दूसरे नंबर पर थे। अली खामेनेई की परवरिश मजबूत उसूलों इल्म की दीनी तालीम के साथ हुई। मशहद में ही अली खामेनेई ने अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। चूंकि उनके वालिद साहब एक इस्लामिक विद्वान थे, इसलिए उनका झुकाव भी कम उम्र से ही दीनी तालीम की तरफ हो गया था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान पढ़ना सीख लिया था। जब उनके हम उम्र के बच्चे गली कूचों में खेलते थे, अली खामेनेई सिर पर काली टोपी और पारंपरिक इस्लामिक लिबास पहनकर एक आलिम बनने का ख्वाब देखा करते थे। एक ऐसा मकाम जिसे शिया तबके में सबसे ऊंची दीनी डिग्री माना जाता है। हालांकि उनके कुछ साथी उनका मजाक उड़ाते, लेकिन अली खामेनेई की नजरें बहुत दूर तक देख रही थी, वह जहां आम लोगों की सोच नहीं पहुंचती। साल था 1957। अली खामेनेई उस वक्त करीब 18 साल के थे। उन्होंने अपने वालिद से कहा कि वो इराक के शहर नजफ जाकर अपनी तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं नजफ जहां इमाम अली का मजार है, जिसको शिया मुसलमान पहला इमाम मानते हैं। हालांकि उनके वालिद नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनसे दूर रहे, मगर अली खामेनेई की जिद और दीनी जुनून के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लेकिन माली तंगी के चलते वो ज्यादा वक्त नहीं बिता सके और वापस ईरान लौट आए। तेहरान आकर अली खामेनेई ने कुम शहर के मशहूर इस्लामिक संस्थान हौजा-ए-इस्लामिया में दाखिला लिया। यहीं से इत्तेहाद की डिग्री हासिल की, एक ऐसी डिग्री जिसके बाद कोई भी आलिम फतवा जारी कर सकता है, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में किसी भी जटिल मसले का हल निकाल सकता है। हौजा-ए-इस्लामिया में पढ़ाई के दौरान अली खामेनेई की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी सोच और विचारों ने ईरान की तारीख बदल कर रख दी, आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी सिर्फ उनके उस्ताद नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे उनके आइडियोलॉजिकल गुरु बनते गए। खुमैनी का मानना था कि ईरान को एक इस्लामिक हुकूमत में बदलना चाहिए, जहां पूरा निजाम इस्लामी कानूनों के मुताबिक चले। उस वक्त ईरान एक सेक्युलर हिरासत थी, जिस पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था। वो वेस्टर्न कल्चर के हिमायती थे। अली खामेनेई अपने उस्ताद खुमैनी की हर बात को बेहद ध्यान से सुनते और समझते। दोनों के बीच घंटों गुफ्तगू होती। उनका मकसद एक था, ईरान को इस्लामी रुख देना। खामेनेई खुमैनी के सबसे वफादार और तेज फहम शागिर्दों में से एक बन गए और यही रिश्ता आगे चलकर एक आंदोलन की शक्ल में तब्दील हो गया। आखिरकार 1979 में इस्लामी क्रांति कायम हुई और ईरान बना एक इस्लामिक राज्यकरण। और फिर साल 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद सैयद अली खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर चुना गया।
यानी वो शख्स जिसके हाथों में पूरे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत सौंपी गई। मगर सवाल अब यह है, उस क्रांति तक का रास्ता इतना आसान नहीं था। 1940 और 50 के दशक में ईरान की सत्ता पर काबिज थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। उनके दौर में ईरान एक सेकुलर देश था, नीतियां पूरी तरह वेस्टर्न विचारधारा से प्रेरित थीं। इसी के चलते ईरान समाज पर पश्चिमी संस्कृति का असर तेजी से बढ़ने लगा। शहरों में शराब की दुकानें आम हो गईं और दीनी सोच रखने वाले तबकों में बेचैनी फैलने लगी। इसी वक्त रुहुल्लाह खुमैनी जैसे धर्मगुरु ये देखने लगे कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो इससे इस्लामी पहचान और संस्कृति को गंभीर खतरा हो सकता है। साल था 1953। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुजद्देक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब था कि ईरान का तेल अब सिर्फ ईरानी हुकूमत के कब्जे में होगा। शुरुआत में जनता को यह कदम पसंद आया। उन्हें लगा कि अब देश की दौलत देश पर ही खर्च होगी, लेकिन यह फैसला अमेरिका और ब्रिटेन के लिए खतरे की घंटी था। उनके अरबों डॉलर का तेल कारोबार अब खतरे में पड़ गया था। नतीजा ये निकला कि CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने शाह के साथ मिलकर एक गुप्त साजिश रची और मुजद्दिक की चुनी हुई हुकूमत को गिरा दिया। अब शाह पहले से कहीं और ज्यादा ताकतवर हो चुके थे, लेकिन आम जनता समझ चुकी थी कि शाह विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। तख्ता पलट के बाद शाह ने अपनी खुफिया पुलिस सवाब के जरिए हर विरोधी आवाज को कुचलना शुरू कर दिया। जो भी उनकी नीतियों का विरोध करता उसे या तो जेल डाल दिया जाता या उनकी आवाज सदा के लिए खामोश कर दी जाती। मगर जनता का गुस्सा सुलग रहा था, खासकर शिया समुदाय में धार्मिक केंद्र खुम शहर में। वहां से उठने लगी सख्त आवाजें और इन आवाजों की सबसे बुलंद पुकार थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो अली खामेनी के भी उस्ताद थे। खुमैनी अब खुलकर शाह की नीतियों की मुखालिफत करने लगे। वो सीधे आम लोगों के बीच जाने लगे, मस्जिदों में भाषण देने लगे और शाह को अमेरिका का गुलाम कहने से पीछे नहीं हटे। उनके तेवर, उनके शब्द और उनकी ईमानदारी ने जनता को झंझोड़ कर रख दिया था। साल 1963 खुमैनी ने शाह की व्हाइट रिवॉल्यूशन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। यह सुधारों का एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जमीनी सुधार वेस्टर्न तौर तरीकों को ईरान में लागू करने की कोशिश की जा रही थी, मगर धार्मिक वर्ग इसलिए इस्लामिक मूल्यों पर हमला मानता था। खुमैनी के भाषण ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। मशहद, कुम और तेहरान जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर आए। नतीजा, खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अली खामेनी खुम में पढ़ाई कर रहे थे। खुमैनी की गिरफ्तारी की खबर उन्हें अंदर तक झंझोड़ गई। वो तुरंत मशहद लौटे और वहां विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। खुमैनी के समर्थक में इस्लामी हुकूमत के पक्ष में इसी आंदोलन के दौरान सावक ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 24 साल थी। यहीं से शुरू हुआ अली खामेनी का क्रांतिकारी जीवन। साल था 1964। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खुमैनी को रिहा कर दिया गया, लेकिन ईरान की सरकार ने उन्हें देश से बाहर कर दिया। पहले तुर्की फिर इराक के नजफ शहर में खुमैनी ने पनाह ली, लेकिन निर्वासन भी उनकी आवाज को खामोश नहीं कर सका। वो अपने भाषण टेप पर रिकॉर्ड करते और किसी गुप्त रास्ते से ईरान भेजते। अली खामेनी इन टेप को मशहद और खुम के लोगों तक पहुंचाते। सावक की निगरानी, गिरफ्तारियों और धमकियों के बावजूद खामेनी पीछे नहीं हटे। उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया। 1970 के दशक में उन्हें 3 साल के लिए बलूचिस्तान में निर्वासित किया गया, मगर उन्होंने वहां भी गुप्त रूप से इस्लामिक क्रांति का संदेश फैलाना जारी रखा। साल 1974 खामेनी को फिर गिरफ्तार किया गया और तेहरान की कुख्यात एविन जेल में डाल दिया गया, जिसे आज एब्रक म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। उस वक्त उनकी उम्र महज 35 साल थी। एविन जेल ईरान का बदनाम और डरावना कारागार था, जिसे शाह के दौर में राजनीतिक कैदियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह जेल ईरान की खुफिया एजेंसी सावक के नियंत्रण में था। उसका मकसद था सरकार के खिलाफ बोलने वालों को पूरी तरह से कुचल देना। यहाँ कैदियों को जो जुर्म ढाए जाते थे वो किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। लोगों को बिजली के झटके दिए जाते थे, खासकर उनकी जुबान, उंगलियों पर और पैरों के तलवे पर कोड़े बरसाना आम बात थी और जख्मों पर फिर से मारकर उन्हें तड़पाया जाता था। मानसिक रूप से तोड़ने के लिए कैदियों को अंधेरे कमरे में हफ्ते तक अकेले बंद रखा जाता था, जहां ना कोई आवाज थी, ना रोशनी और ना ही इंसानी संपर्क। उन्हें बार बार झूठे फांसी के सीन दिखाए जाते थे, जिससे उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाए। कहते हैं सैयद अली खामेनी को महीनों तक एक अंधेरी और काली कोठरी में रखा गया। वहां उन्हें पीटा गया, टॉर्चर किया गया, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सावक उनसे बार बार पूछती रही कि खुमैनी कहाँ हैं, लोग कौन साथ दे रहे हैं, लेकिन खामेनी ने एक भी शब्द नहीं बोला। उनकी खामोशी ही उनकी ताकत बन गई। इस जिद्दोजहद और कुर्बानी के बाद अली खामेनी अब सिर्फ एक आलिम और खुमैनी के शागिर्द नहीं थे, अब वो बन चुके थे एक क्रांतिकारी लीडर। उनकी नजरें सिर्फ जेल की दीवारों से बाहर नहीं बल्कि एक नए ईरान पर थीं।
उनकी सोच ने उन्हें राह से अलग कर दिया था और आगे चलकर उन्हें मिली थी सुप्रीम लीडर की कुर्सी। साल था 1975। अली खामेनेई को जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन सबक की सख्त नजर अब भी उन पर बनी रही। इसके बावजूद उन्होंने खुमैनी के संदेश क्रांतिकारी युवाओं तक पहुंचाने का काम जारी रखा। फिर वो साल आया जिसने ईरान की तकदीर ही बदल दी। साल था 16 जनवरी 1979। बढ़ते विरोध और प्रदर्शनों के दबाव में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस दिन को ईरान की इस्लामिक क्रांति की सबसे बड़ी जीत माना जाता है, लेकिन असली फतेह अभी बाकी थी, क्योंकि सत्ता में अभी भी ईरान के प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार के हाथ में थी। अब वक्त आ गया था ईरान के असली रहनुमा के वापसी का। 26 जनवरी को ऐलान हुआ कि आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान लौटने वाले हैं, लेकिन इसी ऐलान के बाद प्रधानमंत्री बख्तियार ने तेहरान एयरपोर्ट बंद करवा दिए ताकि खुमैनी की वापसी रोकी जा सके। इस आदेश के खिलाफ लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध में 28 लोग शहीद हुए। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 29 जनवरी को एयरपोर्ट खोल दिया गया। 1 फरवरी की सुबह तेहरान एयरपोर्ट पर एक विमान उतरा, दरवाजा खुला और बाहर निकले एक सफेद दाढ़ी वाला, काली पगड़ी पहने, गहरी नजर वाला शख्स। ये थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, जो पूरे 14 साल बाद निर्वासन से लौटे थे। उनकी वापसी कोई आम घटना नहीं थी। विमान में 120 इंटरनेशनल पत्रकार भी मौजूद थे ताकि बख्तियार सरकार को हमला करने से रोका जा सके और दुनिया को ईरान की नई क्रांति की गवाही दी जा सके। तेहरान की सड़कों, छतों और पेड़ों पर हर जगह बस एक ही नजारा था, लाखों लोगों का समंदर जो अपने रहनुमा का इस्तकबाल कर रहा था। खुमैनी ने एयरपोर्ट पर भाषण देने के बाद बहशत जहरा कब्रिस्तान की तरफ रुख किया, जहां इस्लामिक क्रांति के दौरान शहीद हुए लोगों को दफनाया गया था। वहां भी लाखों लोगों की भीड़ मौजूद थी। खुमैनी ने वहां ऐलान किया, शाहपुर बख्तियार की सरकार अब अवैध है और जल्द ही नई इस्लामी हुकूमत बनेगी। सिर्फ 10 दिन बाद 11 फरवरी को ईरान के सीनियर आर्मी कमांडर ने क्रांतिकारियों और बख्तियार की सरकार के संघर्ष में खुद को न्यूट्रल घोषित कर दिया। आर्मी को सड़क से हटा लिया गया। इसी के साथ शाहपुर बख्तियार ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर पेरिस चले गए। 2500 साल पुरानी फारसी सम्राटों की विरासत, जिसे दुनिया पर्शियन एम्पायर के नाम से जानती है, अब इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी थी। ईरान अब बन चुका था इस्लामिक राज्यकरण और उसके सर्वोच्च नेता थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। इस्लामिक क्रांति की इस सुनहरी सुबह में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, वो नाम जिसे खुमैनी के निर्वासन के दौरान उनके विचारों को गुप्त रूप से घर घर तक पहुंचाया था। वो नाम था सैयद अली हुसैनी खामेनेई। अब वो सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, वो इस क्रांति के सच्चे सिपाही बन चुके थे, जिस पर आम लोग भरोसा करने लगे थे। शाह के तख्ता पलट के कुछ महीनों बाद 4 नवंबर 1979 को तेहरान में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने ईरान अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल डाला। ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा किया और वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। इन छात्रों का कहना था कि अमेरिका ने शाह रजा पहलवी को शरण देकर ईरान की जनता का अपमान किया है। ये वही शाह थे जिन्हें ईरानी अवाम ने सत्ता से बाहर किया था। अब वो अमेरिका जाकर इलाज करवा रहे थे। इस घटना ने ईरान और अमेरिका के रिश्तों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और पश्चिमी दुनिया के लिए ईरान एक नया और कहीं ज्यादा मजबूत विरोधी बनकर उभरा। इस्लामिक क्रांति की जीत के बाद सैयद अली खामेनेई ने राजनीतिक और धर्म दोनों के बीच तेजी से ऊंचाइयां और कदम बढ़ाए। उन्हें तुरंत शामिल किया गया इस्लामिक रेवोल्यूशन काउंसिल में, जो क्रांति के बाद बनने वाली सरकार की नींव रख रही थी। वह काउंसिल थी जिसमें सिर्फ खुमैनी के सबसे भरोसेमंद लोग शामिल किए जाते थे। इसके बाद खामेनेई बने सांसद के सदस्य, फिर उप रक्षा मंत्री और उसके साथ ही तेहरान में जुमे की नमाज के इमाम भी। ये एक ऐसा धार्मिक साथ जहां लाखों लोग हर शुक्रवार उन्हें सुनने आते थे। साल 1981, एक आम दिन, एक मस्जिद और एक भीड़ जो खामेनेई को सुनने आई थी, लेकिन उस भीड़ में छुपा था एक साजिशकर्ता। उसने टेप रिकॉर्डर रखा जिसमें छिपा था बम। धमाका हुआ, जोरदार, भयानक। मस्जिद की दीवारें कांप उठी, लोग चीखने लगे, भगदड़ मच गई। अली खामेनेई जमीन पर गिर पड़े। उनका दाहिना हाथ, कंधा बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। जांच में पता चला कि हमले के पीछे था फुरकान ग्रुप, एक कट्टरपंथी संगठन जो इस्लामिक हुकूमत का विरोधी था। डॉक्टरों ने साफ कहा, दाहिना हाथ अब कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए खामेनेई लगातार एक ही बात दोहराते रहे, क्रांति जारी रहेगी। धीरे धीरे उन्होंने बाएं हाथ से लिखना, बोलना और काम करना शुरू किया और एक बार फिर लौट आए अपने मिशन पर, और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ। लोग उन्हें सिर्फ एक विद्वान ही नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर मानने लगे जो अपनी जान दांव पर लगाकर इस्लामिक सिस्टम की हिफाजत कर रहा था। अगस्त 1981
तेहरान में एक और भीषण धमाका हुआ। इस बार निशाना बनी सरकारी कैबिनेट मीटिंग और हमले में राष्ट्रपति मोहम्मद अली रजाई और प्रधानमंत्री मोहम्मद जवाद मारे गए। इस हमले के पीछे था चरमपंथी संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क। देश हिल गया। 2 साल भी नहीं बीते थे और ईरान फिर से अफरा तफरी में घिर चुका था। ऐसे वक्त में अली खामेनेई ने एक कदम आगे बढ़ाया, राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में उतरे और अक्टूबर 1981 के चुनाव में उन्हें मिले 95% वोट, एक तरफा जीत। इस जीत में मीर हुसैन मूसवी समेत कई बड़े नेताओं का समर्थन उनके साथ था। खामेनेई बने राष्ट्रपति और मूसवी बने प्रधानमंत्री। अभी सत्ता संभले कुछ ही वक्त हुआ था कि सितंबर 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। यह जंग 8 साल चली। 1980 से 1988 तक करीब 10 लाख लोग मारे गए, लोग घायल हुए। ईरान की सेना बिखरी हुई थी। नई सरकार अभी मजबूत नहीं थी, लेकिन खामेनेई ने मोर्चा संभाला रखा। वो खुद सीमा पर जाते, सैनिकों से मिलते, उनके साथ नमाज पढ़ते और हौसले बढ़ाते। इसी दौरान उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को मजबूत किया, जो आज ईरान की सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। 3 जून 1989 आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया। पूरे ईरान में मातम पसर गया। उन्होंने पहले आयतुल्लाह मुंतजरी को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मार्च 1989 में उन्हें हटा दिया गया। वजह थी उनके उदारवादी विचार। अब सवाल खड़ा हुआ, कौन बनेगा अगला सुप्रीम लीडर? 4 जून को विशेषज्ञों की सभा बुलाई गई। यही पहली बार अली खामेनी का नाम सामने आया, लेकिन मामला आसान नहीं था। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम को मर्जा तखलीद यानी सबसे ऊंचे धार्मिक दर्जे का होना जरूरी था, और खामेनी उस वक्त सिर्फ एक मध्यम स्तर के आलिम माने जाते थे। बहस शुरू हुई। खुद खामेनी ने कहा, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, लेकिन लोग उनके पक्ष में खड़े थे। उन्हें क्रांति का अनुभव था, जनता का समर्थन था, खुमैनी के विचारों के प्रति वफादारी, और सबसे अहम हाशमी रफसंजानी जैसे नेता जिन्होंने उनका जोरदार समर्थन किया। तब संविधान में संशोधन किया गया। अब केवल धार्मिक ऊंचाई ही नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ को भी सुप्रीम लीडर के लिए आवश्यक योग्यता माना गया। 4 जून 1989 को उन्हें ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर अक्सर 2 ईरान की तस्वीरें वायरल होती हैं। एक 1979 से पहले का ईरान, जहां खुलेपन की झलक मिलती है। फैशन, म्यूजिक, लाइफस्टाइल में वेस्टर्न कल्चर का असर साफ नजर आता है। और दूसरा 1979 के बाद का ईरान, जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने फैसला किया कि अब यह मुल्क इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलेगा। यह बदलाव केवल सांस्कृतिक नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नया निजाम और एक नई टक्कर की शुरुआत थी। 2000 के दशक की शुरुआत में पूरी दुनिया में एक डर फैलने लगा। क्या ईरान गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहा है? ईरान ने कई बार कहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और मेडिकल रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका और खासकर इजराइल को शक था, और यह शक तब गहरा हो गया जब कुछ ईरानी नेताओं ने इजराइल को नक्शे से मिटाने जैसी बातें शुरू कर दी। इजराइल को अंदेशा था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो यह न सिर्फ एक सैन्य खतरा होगा, बल्कि पूरी इस्लामिक क्रांति मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। साल 2010 ईरान का नतंज न्यूक्लियर प्लांट, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा था, अचानक वहां मशीनें फेल होने लगी। करीब 1000 सेंट्रीफ्यूज टूट गए, पर वजह समझ नहीं आई। कुछ महीनों बाद एक साइबर सिक्योरिटी फर्म को कॉल आया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि यह था दुनिया का पहला साइबर मालवेयर अटैक। स्टक्सनेट, ये मालवेयर खासतौर पर उन्हीं मशीनों को निशाना बना रहा था जो यूरेनियम को प्रोसेस करती थी, और यह वायरस इंटरनेट से नहीं बल्कि एक USB ड्राइव के जरिए अंदर पहुंचाया गया था, क्योंकि प्लांट इंटरनेट से पूरी तरह से कटा हुआ था। साल 2024 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि यह USB एक डच इंजीनियर लेकर गया था जो CIA और मोसाद के लिए काम कर रहा था। 2010 से 2012 के बीच ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक एक करके मारे गए। जनवरी 2010 मसूद अली मोहम्मदी बाइक बम से मारे गए। नवंबर 2010 2 वैज्ञानिकों पर एक साथ हमला। जनवरी 2012 मुस्तफा अहमदी रोशन की कार पर मैग्नेट बम से हमला किया गया। हमलावर अक्सर मोटरसाइकिल पर आते, बम चिपकाते और गायब हो जाते। ईरान ने सीधे तौर पर मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। कुछ एजेंट्स पकड़े गए, एक को 2012 में फांसी दी गई। आयतुल्लाह खामेनेई ने इन हत्याओं को कायराना हरकतें बताया और दो टूक कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेगा। 1 अप्रैल 2024 इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक इमारत पर हवाई हमला किया। ये इमारत ईरानी दूतावास के पास थी। इस हमले में IRGC के 2 टॉप कमांडर मारे गए, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और मोहम्मद हादी रहीमी। जाहिदी वही शख्स थे जो IRGC की खुद्स फोर्स के और हिजबुल्लाह के बीच रणनीतिक हेतु काम करते थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने इन हमलों को कायरता भरी हरकतें बताया। 31 जुलाई 2024
तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में हमास के नेता इस्माइल हानिया एक ड्रोन में मारे गए। वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजियन के शपथ समारोह में शामिल होने आए थे। ईरान ने इसके लिए सीधा इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। 27 सितंबर 2024 इजराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया और इस हमले में मारे गए हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के सुप्रीमो और लेबनान में ईरान की मौजूदगी का प्रतीक। अब्बास नील IRGC के सीनियर अफसर। नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया और यह हमला ईरान के लिए एक बड़ा झटका था। लगातार हो रहे हमलों और हत्याओं के जवाब में ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। 1 अक्टूबर 2024 ईरान के साथ 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं। लक्ष्य बनाए गए तेल अवीव, हाइफा और कई अन्य प्रमुख सैन्य ठिकाने। ये हमला आयतुल्लाह अली खामेनेई के सीधे आदेश पर हुआ। उन्होंने कहा, यह इजराइल के अपराधों का न्यूनतम प्रतिशोध है। अगर इजराइल जवाब देगा तो हमारी प्रतिक्रिया और भी कड़ी होगी। आज जब आप ईरान और आयतुल्लाह खामेनेई को देखते हैं तो सिर्फ एक मुल्क, एक लीडर नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक रेजिस्टेंस और एक सियासी चुनौती है जो वेस्टर्न डोमिनेशन के सामने डटी हुई है। 4 अक्टूबर 2024 एक ऐतिहासिक दिन। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पूरे 5 साल बाद पहली बार तेहरान की इमाम खुमैन ग्रैंड मस्जिद में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व किया। यह नमाज हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को श्रद्धांजलि स्वरूप रखी गई थी। नमाज के बाद खामेनेई ने एक लंबा और तीखा भाषण दिया। अमेरिका पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, अमेरिका एक पागल कुत्ते की तरह है जो इजराइल की वफादारी में भौंकता है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को एकजुट होने की अपील की कि अब यह वक्त है कि सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं। फिर आया 13 जून 2025। सुबह 4 बजे तेहरान के आसमान में तेज धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। इजराइल ने अचानक ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इजराइल का दावा था कि ईरान छुपकर न्यूक्लियर बम बना रहा है जो इजराइल के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को आत्मरक्षा का कदम बताया। सिर्फ 2 दिन बाद 15 जून को ईरान ने पलटवार किया। तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों में ड्रोन और रॉकेट से हमले किए। इस जवाबी कार्रवाई के बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। IRTC की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया कि इजराइल ने 13 जून के हमलों के दौरान आयतुल्लाह अली खामेनेई को टारगेट करने की योजना बनाई थी। यह योजना मोसाद और इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर आधारित थी। कहा गया कि इन हमलों के दौरान खामेनेई की सुरक्षा में एक खिड़की खुली मिली। इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान था। भले ही आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद हों, लेकिन वास्तविकता, सत्ता और सभी बड़े फैसले आज भी 86 साल के आयतुल्लाह अली खामेनेई के हाथ में ही हैं। अब दुनिया इंतजार कर रही है कि इस लगातार बढ़ते तनाव का मिडिल ईस्ट पर क्या असर होगा, लेकिन एक बात तय है, इजराइल के हर मंसूबे के सामने खड़ा है एक शख्स और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। सिर्फ ईरान एक मुल्क नहीं, एक नजरिया है, एक सोच जो मजलूम के साथ खड़ा होता है, भले ही पूरी दुनिया खामोश क्यों ना हो। फिलिस्तीन हो, यमन हो, सीरिया हो या लेबनान, जब दुनिया के जुल्म से घायल आंखें मदद की तरफ देखती हैं तो सबसे पहले आवाज आती है ईरान से। जब गाजा के बच्चों के शव को कंधों पर उठाया जाता है, जब बमबारी में मस्जिदें गिरती हैं, जब अस्पतालों में मिसाइलें गिरती हैं, तब ईरान सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि मदद भेजता है। जब दुनिया तमाशबीन बनी रहती है और ताकतवर मुल्क इंसाफ के नाम पर जुल्म की इबारत लिखते हैं, तब एक ऐसा देश है जो चुप नहीं बैठता, वो आवाज उठाता है, मजलूम के साथ खड़ा होता है। वो मुल्क है ईरान और उसकी रूह है सैयद अली खामेनेई। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं या ईरान वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पर और वीडियोस चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ।